आप सभी को सादर नमस्कार। मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। आज संविधान के इस चैप्टर में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग क्रमशः जो पढ़ते आए तो सबसे पहले जो पढ़े थे संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा व संविधान के प्रकार, इन सब चीज़ों को पढ़े थे। दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़े थे भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत का संविधान बनने से पहले किस तरह से क्रमशः उसका विकास हुआ, जिसे भारत का संवैधानिक विकास के नाम से जाना जाता है। आप लोग यह पढ़े थे कि भारत का संवैधानिक विकास में दो पार्ट थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत संवैधानिक विकास। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़े थे संविधान सभा का गठन। हमारे देश का संविधान बनाने से पहले किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के गठन के द्वारा जब उसके सभी लोग मिल करके भारत के संविधान को बनाए लोग, उसमें बहुत सारे तथ्य उभर कर सामने आए थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, कितने सदस्यों की संख्या थी, कितने निर्वाचित थे, किसके द्वारा निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे, किसके द्वारा मनोनीत थे, चीफ कमिश्नरियों से कितने थे, देशी रियासतों से कितने थे, इन सब चीज़ों को पढ़े थे। चुनाव जो हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी जो थी कांग्रेस, उसको कितनी सीट मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी उसको कितनी सीट मिली, इन सब चीज़ों को पढ़े थे। किस प्रांत से सबसे अधिक सदस्य आए, किस प्रांत से सबसे कम आए, किस देशी रियासत से सबसे अधिक आए, किस देशी रियासत से कम आए, कितनी महिलाओं की संख्या थी, इन सब चीज़ों को डिटेल पढ़े थे। अगला जो टॉपिक था उसमें हम लोग संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़े थे कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, इसको पढ़े थे। उसके बाद क्रमशः जब आगे बढ़े तो इसके पहले वाला जो वीडियो था या जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़े थे कि हमारे देश के संविधान को बनाने में किन किन देशों का सहयोग लिया गया है, और डिटेल भी पढ़े थे कि उन देशों से क्या क्या चीजें ली गई है। आपको क्रमशः कल बताया गया था और विधिवत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां क्या है, तो मूल संविधान जो था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसे मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछ देता है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। पूछ देता है मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। यदि यहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाता है मूल संविधान, कोई पूछ दे मूल संविधान में अनुसूचियां कोई पूछ दे कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूचियां तो 8 थी। कितने भाग थे मूल संविधान में, तो भाग आपका हो जाएगा 22। कितने अनुच्छेद या आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, तो यह हो जाएगा 395। कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी मूल संविधान में, मान्यता प्राप्त भाषाएं तो 14। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। मूल संविधान, ये मूल संविधान में है, ये सब चीजें क्या है मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395। और मूल संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14।
लेकिन वर्तमान में पूछ दे, कभी वर्तमान संविधान में पूछ दे, यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान जो वर्तमान में जो संशोधन सहित जो है, वर्तमान मतलब संशोधन सहित, तो अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है, भाग जो है 25 माना जाता है, लेकिन संशोधन सहित है। यदि विकल्प में पूछ दे कि वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं, और यदि 22 के साथ साथ 25 का विकल्प नहीं है तो आपको 22 ही लगाना पड़ेगा। यदि 22 भी है 25 भी है तब आपको 25 लगाना है, वर्तमान लिखा रहेगा तब। लेकिन वर्तमान शब्द नहीं लिखा है प्रश्न में, और 22 भी विकल्प में दिया है, 25 भी दिया है, बस केवल इस तरह से पूछा है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22। फिर पूछ देता है कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। वर्तमान में 465 के आसपास ये संशोधन करके है। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है 14 थी, वर्तमान में कितनी हो गई है, 22 हो गई है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे क्रमशः कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, तो ये समझ गए। अब थोड़ा सा पूछ देता है वर्तमान में कितनी है, वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की संख्या है, तो वर्तमान में अभी यहाँ पे लिखे थे 12। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या, वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। पहले 8 थी मूल संविधान में, अब है 12 है। तो अब 8 थी तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात कब जोड़ी गई, कोई पूछ देता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो संविधान में एक संशोधन किया गया था, पहला संशोधन। पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संशोधन द्वारा 1951 में। कब जोड़ी गई, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। संविधान में पहला संशोधन कोई पूछे कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, और उसी संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं बाद 10वीं अनुसूची कोई पूछ दे कि कब जोड़ी गई और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो एक 52वां संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था। और 52वां संशोधन जो हुआ था यह हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। तो 52वां संशोधन जो था 1985 में, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल कानून पर के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात कब जोड़ी गई, तो एक संविधान में संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 73वां संशोधन। और 73वां संशोधन जो हुआ था यह हुआ था 1992 में। 1992 में। तो 73वें संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 1992 में एक और संशोधन हुआ था जिसे हम कहते हैं 74वां संशोधन। 74वां संशोधन। तो इस तरह से 1992 में ये दोनों संशोधन हुए थे, और इसी संशोधन के द्वारा यह 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस तरह से हम लोग अभी यह जाने कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसके बारे में जाने। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूचियों में किन किन चीजों का उल्लेख है,
वहां से प्रश्न आ जाता है कि पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, दूसरी में, तीसरी, चौथी, पांचवी पूज्यता समवर्ती सूची किसमें है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किसमें है, दल बदल कानून का उल्लेख किसमें है। तो अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेख है। अब हम लोग संविधान की अनुसूचियों को डिटेल पढ़ेंगे कि किस अनुसूची में किन किन चीजों का उल्लेख है। और ध्यान से सुनिएगा, किताबों में पढ़ कर के याद करने से पहले एक बार वीडियो को देख लेंगे पूरा अंत तक, तो याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, दिमाग में बात बैठ जाती है। वैसे पढ़ने पर हमेशा भूल जाते हैं लोग। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद किताबों से उसको पढ़िए। पूरा विश्वास है, पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आपको हर एक अनुसूची में किन किन चीजों का उल्लेख है पूरा याद हो जाएगा आपको। तो पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। भारत के संघ व उसके राज्यों का उल्लेख। तो पहला तो आपको याद करना पड़ेगा संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा इसको देखिए, उच्च पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। भारत के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, चाहे उपाध्यक्ष हैं, चाहे राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, चाहे अन्य जो शीर्ष पदासीन पदाधिकारी हैं, उनके वेतन का प्रावधान या उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी और तीसरी, दूसरी में बस वेतन याद रखिए, वेतन, और तीसरी में याद रखिएगा शपथ। इसको ध्यान दीजिए एक बार। पहले आदमी की नियुक्ति होती है, शपथ दिलाया जाता है, उसके बाद वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ वेतन का उल्लेख पहले है, शपथ बाद में दिलाई जा रही है। तो दूसरी अनुसूची तीसरी से पहले आएगी, तो दूसरी में वेतन हो जाएगा और तीसरी में शपथ। लेकिन शपथ भी वही उच्च पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, किस पदाधिकारी को कौन शपथ दिलाएगा, कैसे शपथ दिलाया जाएगा, इसका उल्लेख तीसरी में है। किस पदाधिकारी को कितना वेतन निश्चित किया गया है, इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। तो हम बताएं, पहले दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। हमेशा शपथ पहले दिलाई जाती है, वेतन बाद में मिलता है जो देखा जाए तो। लेकिन संविधान की इन अनुसूचियों में पहले वेतन का प्रावधान या उल्लेख है और उसके बाद शपथ का उल्लेख है तीसरी में। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे आप। चौथी अनुसूची को कैसे याद करेंगे? चौथी में जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। आपको पता है कि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। तो 245 पूरे भारत में है। अब 245 में से आपको पता है कि 233 पे निर्वाचन होता है, 12 मनोनीत होते हैं। तो इन सदस्यों में से किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होगी, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी संख्या होगी, इन सब चीजों का उल्लेख इस चौथी अनुसूची में किया गया है। स्पष्ट लिखा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। आवंटन का उल्लेख भी लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया चौथी में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व उनके प्रशासन का उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्र। और छठवीं में अनुसूचित जनजाति। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्म भरते हैं आप लोग या हम लोग, तो हमेशा अनुसूचित जाति के तुरंत नीचे अनुसूचित जनजाति होती है। तो यहाँ अनुसूचित जाति यहाँ है, उनके बारे में यहाँ अनुसूचित जनजाति। लेकिन अनुसूचित जनजाति केवल 4 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य के जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके क्षेत्र और उनके प्रशासन का उल्लेख इस छठवीं अनुसूची में किया गया। छठवीं में 4 राज्य, याद रखिए, छठवीं अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्र और प्रशासन का उल्लेख है। और जो 5वीं है इसमें अनुसूचित क्षेत्र और उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है।
तो इस तरह से पहली से लेकर 6वीं तक आप याद किए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है इतनी महत्वपूर्ण अनुसूची है कि यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे सीटेट यूपी टेट के जूनियर लेवल का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और अनुसूचियों में भी जो 7वीं अनुसूची है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल पढ़ रहे हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में देखेंगे हम लोग तो इसमें 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूची हैं। पहली जो सूची है उसे कहते हैं संघ सूची, इसी को केंद्र सूची भी कहते हैं। तो इस सूची में जितने भी शामिल विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्र को होता है। कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केंद्र को, अर्थात केंद्र सरकार जो है वही कानून बना सकती है, जिसे हम संसद कहते हैं। केंद्र सरकार में कानून जो है संसद में बनता है, तो वहां संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जो संघ सूची या केंद्र सूची में इसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को है। पहले इसमें 97 विषय थे। पहले इसमें विषय संख्या कितनी थी? 97। लेकिन वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से हम केंद्र सूची को पढ़े कि इसमें कौन कानून बना सकता है। पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 100 विषयों में से कौन कौन से इसमें नहीं है। तो 100 तो नहीं, लेकिन 6, 7, 8 विषय ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको याद करना पड़ेगा। तो शामिल विषयों में देखेंगे तो शामिल विषयों में आप देखिए आसानी से कैसे इसको याद कर सकते हैं। इसमें रेडियो है, रेडियो, टेलीविजन है, उसके बाद रेडियो टेलीविजन, डाक विभाग, डाक विभाग, इसके बाद बैंक है, बैंक, बीमा, शेयर बाजार, बैंक, बीमा, शेयर बाजार। इसके बाद इसी में रेलवे आ जाता है, रेलवे है, जनगणना जो कराती है भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब केंद्र सूची में शामिल विषय हैं। संघ सूची या केंद्र सूची में शामिल विषय। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। रेडियो, टीवी, डाक, ये तीनों अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए, संचार के साधन है। संचार, ऐसे साधन जिनके द्वारा हम अपनी बातों को आसानी से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो संचार के साधन को आप दिमाग में एक इमेज बनाकर रख लीजिए, तो उसको याद हो जाएगा संचार के। रेडियो के द्वारा प्रधानमंत्री को अपनी कोई बात कहना है तो तुरंत एक आकाशवाणी केंद्र से कहेंगे, पूरे भारत के लोग सुन लेंगे। टीवी के द्वारा भी दूरदर्शन पर बैठकर कोई भी आदमी कोई बातचीत करेगा, आसानी से पूरे जगह फैल जाएगा। डाक के द्वारा भी यह संचार का साधन है। तो इस तरह से संचार के साधन इसमें किसमें आ जाएगा? संघ सूची या केंद्र सूची में। अब देखिए बैंक, बीमा, शेयर बाजार, ये तीनों ऐसे जगह हैं जहां लेन देन होता है, पैसे का लेन देन। बैंक में पैसे का लेन देन होता है, बीमा जब कराते हैं तो लेन देन होता ही है, जमा करते हैं फिर मिलता है। शेयर बाजार में भी लेन देन। तो इस तरह से आप एक टेक्निक के द्वारा, एक लॉजिक लगाकर इसको याद कर सकते हैं, बैंक, बीमा, शेयर बाजार। इसके अलावा केंद्र में जो कैबिनेट मंत्रालय जो बड़े बड़े हैं वो मैक्सिमम जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से केंद्र सूची या संघ सूची को पढ़े कि केंद्र सूची में शामिल जो भी विषय हैं, जितने भी विषय हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। पहले इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। अब प्रमुख जो विषय हैं इसको देखें हम लोग। तो इस तरह से आप केंद्र सूची बढ़िया से पढ़े। अब नेक्स्ट इसी में है दूसरा जो विषय है उसे कहते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची को एक बार ध्यान से देख लीजिए। राज्य सूची, राज्य सूची जो है ये भी 7वीं अनुसूची में है। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार
राज्य सरकार जो है उसको होता है। इसमें केंद्र कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें जो भी शामिल विषय हैं उस पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी। अब पहले इसमें विषय की संख्या जो थी वो 66 थी। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें 61 विषय हो गए हैं। अब कितने विषय हैं? 61। और प्रमुख जो विषय है, ये भी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय नहीं है। तो उन विषयों में से जो प्रमुख विषय हैं उनको याद करना पड़ता है। वहाँ से जो प्रश्न आते हैं उन इम्पोर्टेंट जो विषय हैं उनको हम यहाँ लिख दिए हैं। तो भूमि है, भूमि संरक्षण है, कृषि है, पुलिस, कारागार, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व भी इसी में आ जाता है, राजस्व विभाग आदि, सिंचाई विभाग, ये सब इसी में आ जाएगा कृषि से संबंधित। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ एकदम देखते ही याद कर लेंगे कि कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल है। भूमि, भूमि का संरक्षण, ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। और जो भूमि है, भूमि पे ही कृषि की जाती है, खेती की जाती है भूमि पर ही। और जब खेती की जाती है तो जो पड़ोसी खेत वाला है उससे अपने खेत के किसी छोटे से हिस्से के लिए झगड़ा हो जाता है। कभी वो कहता है यहाँ तक मेरा, आप कहते हो कि यहाँ तक मेरा है, तो झगड़ा हो जाता है। तो क्या आती है? पुलिस आती है। क्या आती है? पुलिस। देखिए यहाँ भूमि का संरक्षण किए, भूमि का संरक्षण करके उस पर कृषि किए, कृषि को लेकर के पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो पुलिस आई। अब पुलिस जब आएगी तो पकड़ कर कहाँ ले जाएगी? कारागार। कहाँ लेकर जाएगी? कारागार में लेकर जाएगी। तो कारागार विभाग में किस में हो जाता है? राज्य सूची में। अब कारागार या जेल में जब पुलिस ले जाती है तो दोनों पक्ष के लोगों को बुलाती है, समझाती हो जाती है, अर्थात वहाँ पंचायत कराती है। तो पंचायती राज विभाग, पंचायत कराती है पंचायती राज विभाग। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। भूमि का संरक्षण करना, उसके बाद भूमि की कृषि की जाती है, कृषि को लेकर के खेती को लेकर के झगड़ा होता है तो पुलिस आती है, पुलिस आती है तो जेल ले जाती है, जेल में दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत कराती है। तो ये पंचायती राज विभाग ये सब इसमें आ जाएगा। और राजस्व विभाग ये भी कृषि से संबंधित है। भूमि या कृषि से संबंधित जो विषय हैं वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग राज्य सूची को पढ़े। अब पढ़ेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यह तो सबसे ज्यादा बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समवर्ती सूची। पूछ देता है समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 7वीं में। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो देखिए ध्यान से, कानून बनाने का अधिकार, मतलब जो समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो इसमें जो शामिल विषय हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हैं। ये दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य सरकार पहले से कानून बनाया है और उसी विषय पर, किसी विषय मतलब जो समवर्ती सूची में शामिल कोई विषय है और उस पर राज्य सरकार पहले से कानून बना दिया है, लेकिन बाद में यदि केंद्र सरकार कानून बना दे तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, वही लागू होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हम यहाँ देखें समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार। केंद्र सूची में कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून केवल राज्य सरकार बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन फर्क यही है कि यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब देखिए विषय, पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय। लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए हैं। अब इन विषयों में से शामिल जो विषय यहाँ से प्रश्न आते हैं, तीनों को बहुत ही सिंपल से लॉजिक के द्वारा आपको याद कराने का प्रयास किए और ये तो और बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। बस एक बार देख लीजिए, पूरा चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि जो समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, चाहे केंद्र सूची, चाहे राज्य सूची, चाहे समवर्ती सूची, पूरा आपको याद हो जाएगा। देख लीजिए, पहले यहाँ देखिए विवाह, विवाह के बाद तलाक,
विवाह हुआ, पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठा, तलाक हो गया। तो याद कीजिए, विवाह के बाद तुरंत बाद तलाक हो जाएगा। यदि भाई में तलाक नहीं हुआ तो उन लोगों से पुत्र उत्पन्न होंगे। तो सीमित जनसंख्या को करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का जो उपाय है, जनसंख्या नियंत्रण, ये किसमें आता है? सब समवर्ती सूची में, चाहे विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, ये तीनों विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय तो परिवार नियोजन कहलाता है, परिवार नियोजन। अब ये जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए परिवार नियोजन अपनाए। उस परिवार में सीमित जनसंख्या रही, छोटा परिवार रहा, तो उस परिवार में बच्चों का शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छा से होगा, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में आती है। उस परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य भी समवर्ती सूची में आती है। और कम जनसंख्या रहेगी तो पर्यावरण बहुत बढ़िया रहेगा, जितने लोग रहेंगे उतना प्रदूषण होगा, तो पर्यावरण कम जनसंख्या से पर्यावरण सही रहेगा। और वन जो है ये भी समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से एक चेन बना करके, एक श्रृंखला बना करके, एक लॉजिक के द्वारा बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन से शामिल विषय हैं। तो इस तरह से हम लोग समवर्ती सूची में, मतलब 7वीं सूची के अंतर्गत सभी जो 3 अनुसूचियां हैं, समवर्ती अनुसूची 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, चाहे केंद्र सूची है, चाहे राज्य सूची, चाहे समवर्ती, इस पे डिटेल पढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है अभी, क्योंकि यहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाओं में यह मिलता है कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या पूर्णतः कितना था? मूल संविधान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? तो 14। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में पूछ दे, वर्तमान संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? तो वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22। तो अब 22 है, 14 से 22 हो गया, तो 15वीं भाषा कौन सी बनी? 15वीं। तो सबसे पहले भाषाओं में जो संशोधन हुआ था, तो सिंधी जो भाषा थी, सिंधी, इसको 21वें संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ करके 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं, लेकिन 1967 में एक संशोधन किया गया, 21वां संशोधन संविधान में, और उसके द्वारा 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया सिंधी भाषा को। तो इस तरह से 15 भाषा हो गई। फिर उसके बाद और संशोधन हुआ, तो यहाँ पर 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। और यह जो संशोधन हुआ था, 71वां संशोधन था 1992 में। 1992 में एक संशोधन हुआ जिसे कहते हैं 71वां संशोधन। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। और उसके बाद एक और संशोधन किया गया जिसे हम लोग कहते हैं कि इसमें 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा दिया गया, और 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा का दर्जा मिला इनको। उनके नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो भाषा है, डोंगरी भाषा है, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। तो यह संशोधन जो हुआ था 52वां संशोधन था 2003 में। अब ध्यान दीजिएगा एक बार कि इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले 3 भाषाओं को और 4 भाषाओं में कंफ्यूजन। तो 14 था पहले, तो पहले 1, फिर 3, फिर 4, देखिए क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 1, तो फिर उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, इस तरह से 1, 3, 4। अब कौन 3 भाषाओं में थी? तो 3 भाषाओं में आप नमक लिख करके इसको याद कर सकते हैं। नमक, नमक लिखेंगे, नमक, ध्यान दीजिएगा, नमक। तो न से नेपाली हो जाएगा आपका, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, नमक। और इन चारों भाषाओं को हम BDMS के नाम से याद कर सकते हैं, BDMS या बदमाश। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली, BDMS। तो याद रखिएगा कि 15वीं भाषा सिंधी बनी, और 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भाषा थी वह न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, और BDMS में जो लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह से मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में आप पढ़े। और नेक्स्ट जो 4 अनुसूचियां हैं अब उसको देख लेते हैं हम लोग। अनुसूचियों में अब तक हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं अनुसूची को पढ़े।
ये तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। आज जिसका उल्लेख हम बहुत पहले इस शुरू में किए थे, इस चैप्टर के शुरू में ही, कि 9वीं अनुसूची जो थी, पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संशोधन इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में। कोई पूछ रहा है इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो इसमें भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। भूमि अधिग्रहण संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है, भूमि अधिग्रहण। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची जो है, यह एक संशोधन किया गया 1985 ईस्वी में संशोधन हुआ था, और वो 52वां संशोधन था। संविधान का 52वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल संबंधी कानून जो है, दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य है और वो पार्टी बदल लेता है, दल बदल लेता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इन सब चीजों का नियम बना करके दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो यह संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था, 52वां संशोधन था। पूछ देता है 10वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका अनुसूची है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है, यह 73वां संशोधन जो हुआ था 1992 में। 1992 में एक संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन। तो इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें पूछ देता है किस चीज का उल्लेख है, ध्यान से सुनिएगा। 11वीं, ग से 11 और ग से ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायतों का इसमें उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? ग्राम पंचायतों का। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। और अंतिम अनुसूची आ जाती है 12वीं अनुसूची। यह भी 1992 में ही जोड़ी गई और यह 74वां संशोधन था। 74वां संशोधन था। और इसमें जो उल्लेखित बातें हैं, तो यहाँ ग्राम पंचायत है, तो यहाँ हो जाएगा नगर पंचायत। जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, नगर पंचायत, तो उस चीज का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत संविधान की जो अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को बहुत ही डिटेल, बहुत ही विधिवत पढ़े। और जो जो अनुसूचियां हैं, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और उसके बाद संशोधन के द्वारा जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी गई, इन अनुसूचियों को डिटेल पढ़े कि कौन सी अनुसूची को किस सन में, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसमें किन किन चीजों का उल्लेख है। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज के इस चैप्टर में आप लोगों को अनुसूचियों के बारे में भली भांति समझ में आया होगा। और यदि आज का यह चैप्टर, आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक इसको लाइक व शेयर करिएगा। और अंत में मैं आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।